subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the pharmacology of the levodopa and the carbidopa. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे levodopa और carbidopa के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, एंड दीज आर द एंटी पार्किंसन ड्रग्स. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्किंसन डिसीज़ में यूज़ होने वाले ड्रग्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इस टॉपिक से आपके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते ही हैं. लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपके आते ही हैं या शॉर्ट टाइप भी आते हैं. ठीक है. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द B.Pharm फोर्थ सेमेस्टर, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So levodopa and the carbidopa, and these are the most important and efficacious drug for the treatment of the Parkinson disease. तो ये जो दोनों ड्रग हैं वो आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग हैं जिसको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं पार्किंसन डिसीज़ को ठीक करने के लिए. तो मैक्सिमम टाइम पे जो क्वेश्चंस आपके इस तरीके से आते हैं कि वाई लीवोडोपा इज गिवन अलॉन्ग विद द कार्बिडोपा. हम लीवोडोपा का यूज़ कार्बिडोपा के साथ में या फिर पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिटर के साथ में क्यों देते हैं. ये क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आपके आता ही है, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं. पिछले साल अगर बात करें आप CSCTU यूनिवर्सिटी की, तो आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम में ये आया था, लेकिन जब मैं कॉपी चेक कर रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दिया था. उन्होंने केवल जो लीवोडोपा की फार्माकोलॉजी है उसको उन्होंने लिख दिया था. बट क्वेश्चंस में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आपको कार्बिडोपा क्यों देते हैं. तो उसको समझने के लिए आपको उसके मोड ऑफ एक्शन को समझना चाहिए. तो बेसिकली बात करें हम लोग पार्किंसन डिसीज़ की, तो पार्किंसन डिसीज़ की डिटेल्ड जो पैथोफिजियोलॉजी है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या उनके टर्म्स हैं या क्या उनके ड्रग क्लासिफिकेशंस हैं, वो हमने फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं. आप उस वीडियो को देखिए. आपका जो लिस्ट है प्ले लिंक लिंक है वो प्लेलिस्ट में दे चुके हैं, आप उसको एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको जो पार्किंसन डिसीज़ है वो भी समझ में आ सके. पार्किंसन डिसीज़ में बेसिकली आपके जो तीनों न्यूरॉन्स हैं, चाहे वो डोपामिनर्जिक हो, कोलिनर्जिक हो या फिर गाबार्जिक हो, वो इन्वॉल्व होते हैं. और अल्टीमेटली जो पार्किंसन डिसीज़ का मेन फीचर ये है कि पार्किंसन डिसीज़ में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है, खासकर D2 रिसेप्टर्स की एक्टिविटी है, वो आपके मोटर बिहेवियर फंक्शन में जो रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन का एरिया, खासकर बेसल गैंग्लिया, सस्टेंसिया नाग्रा वगैरह में, उनमें कमी हो जाती है. उन कमी होने से जो आपके बैलेंस हैं आपके डोपामिनर्जिक और कोलिनर्जिक का, वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपके डोपामिनर्जिक लेवल कम हो जाता है और जो डायकोनर्जिक लेवल है जो कि सैटिटरी होता है वो इंक्रीज हो जाता है. उससे आपको बेसिकली रिजिडिटी, ट्रीमर, हाइपोकिनेसिया वगैरह देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से मोटर डिसऑर्डर्स हैं. तो ये आपके बेसिक फीचर्स हो गए पार्किंसन के. अब आते हैं हम लोग ड्रग फार्माकोलॉजी के बारे में. तो इसको समझने के लिए हमको समझना है मोड ऑफ एक्शन ऑफ द लीवोडोपा एंड द कार्बिडोपा. तो लीवोडोपा इटसेल्फ कोई भी एक्टिव ड्रग नहीं है, एक तरीके से इनएक्टिव ड्रग है. एक तरीके से ये प्रिकर्सर है आपके डोपामिन का. तो डोपामिन मेन आपके ड्रग हैं, डोपामिन मेन आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि आपके पार्किंसन डिसीज़ को ठीक करने में हेल्पफुल करेगा, क्योंकि पार्किंसन डिसीज़ में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की एक्टिविटी या डोपामिन लेवल कम हो चुका है. ठीक है. और D2 रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर रहा है. तो बेसिकली बात करें हम एल डोपा की, तो एल डोपा जब हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वो एल डोपा आपके ब्लड ब्रेन को क्रॉस करके पहुंचता है आपके ब्रेन के अंदर में. और ये फिर जो एल डोपा है फर्दर आपके जो ब्रेन में डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसके प्रेजेंस में बनता है डोपामिन. अब ये डोपामिन जो है फिर उसके थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये फिर डोपामिन D2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और अल्टीमेटली आपको पार्किंसन इफेक्ट, एंटी पार्किंसन इफेक्ट देखने को मिलेगा. तो अल्टीमेटली ये उसका बेसिक पाथवे है आपके लीवोडोपा टू डोपामिन का. लेकिन ये जो आपके एंजाइम है DDC, ठीक है, ये आपके ब्रेन के अलावा भी आपके पेरिफेरल रीजन्स में होते हैं. तो आपके जो भी ड्रग हम ले रहे हैं तो उसका 95% जो ड्रग है वो आपके पेरिफेरल रीजन्स में ही, आपके जो GI म्यूकोसा है, GIT है या लीवर में, जो कि डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है उससे वो मेटाबलाइज्ड होकर बनता है डोपामिन. ठीक है. अब ये जो डोपामिन है बेसिकली वाटर सोल्यूबल नेचर के होते हैं जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, इसलिए हम डोपामिन इटसेल्फ ड्रग के रूप में यूज़ नहीं करते हैं. अब जाहिर सी बात है हमको चाहिए इफेक्ट ब्रेन में, तो आप डोपामिन को डायरेक्टली ब्रेन में तो इंजेक्ट नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग पे, हमको ओरल की रूट के थ्रू या फिर पेरेंटल रूट के थ्रू ही देना है. ठीक है. तो इसलिए जो है हम जो है एल डोपा यूज़ करते हैं एज ए प्रिकर्सर, ताकि ये ब्रेन में पहुंच के डोपामिन बना सके. तो लेकिन क्या होता है अगर हम लीवोडोपा को सिंगली एडमिनिस्टर्ड करें ओरल रूट से, तो 95% जो ड्रग हैं वो कन्वर्ट्स हो जाते हैं डोपामिन में पेरिफेरली ही,
और केवल 1 से 2% ड्रग ही पहुंचते हैं आपके ब्रेन के अंदर में जो कि इफेक्टिव शो करेगा। ठीक है, अभी जो पेरिफेरल में डोपामिन पहुंचा वो एक तरीके से ब्रेन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है, तो वो आपके ब्रेन में इफेक्ट नहीं देगा। लेकिन डोपामिन एक तरीके से आपके जो एनर्जिक न्यूरॉन सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम है, उसका भी ये पार्ट है, जिसमें आपके नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामिन वगैरह यूज़ होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा पेरिफेरली, तो पेरिफेरली इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए जो है अगर हम सिंगली एल डोपा का यूज़ करें तो एल डोपा आपके पेरिफेरली ही मैक्सिमम अमाउंट पे बनता है डोपामिन, जो कि पेरिफेरली एक्शन शो करता है। उससे आपको पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, खासकर कार्डियोस्कुलर साइड इफेक्ट्स, जिसमें आते हैं पॉस्चरल, खासकर आपको होते हैं कार्डियोस्कुलर एक्टिवेशन, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज जिसको बोल सकते हैं अरिथमिया, या फिर बात करें हम लोग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि यूज़फुल नहीं है। लेकिन जो कुछ पेरिफेरल जो डोपामिन है वो आपके जो फोर्थ वेंट्रिकल साइट पे ब्रेन के अंदर में जो सीटीए रिसेप्टर्स हैं उस पे जाके एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि इस एरिया पे जो फोर्थ वेंट्रिकल साइट्स हैं आपके ब्रेन के अंदर में, वेंट्रिकल्स मतलब एक तरीके से गड्ढा, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना, तो वहाँ पे जो है ब्लड बैरियर नहीं होता है, तो इजिली टॉस करता है। और वहाँ के जो सीटीजेट इफेक्ट है, सीटीजेट आपके जो साइट है कीमो रिसेप्टर्स ट्रिगर जोन, जो कि वोमिटिंग सेंटर्स में होते हैं, तो ये एक तरीके से वोमिटिंग सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं और आपको वोमिटिंग कराएंगे। इसलिए जो साइड इफेक्ट्स हैं इसका नोजिया, वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम जो D2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर है डोमपेरिडोन, आपने बहुत जगह पे यूज़ किया होगा, देखा होगा, डोमपेरिडोन जो एक तरीके से एंटीमेटिक ड्रग है, जो कि पेरिफेरली आपको हम देते हैं, और ये एक तरीके से सीटीजेट एरिया पे जो D2 रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक करके आपको एंटीमेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप एंटीमेटिक जो हैं आपके मेरे ख्याल से 6 सेमेस्टर में हैं, आप पढ़ोगे, तो ये आपके बेसिक है। अब अगर हम कार्बिडोपा या बेंसिराज़ाइड, दो ड्रग हैं इस पर, कार्बिडोपा और बेंसिराज़िड, तो कार्बिडोपा और बेंजोसिराज़िड है वो एक तरीके से पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज या पेरिफेरल डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। ठीक है, ये आपके एक्स्ट्रा सेरेब्रल काम करते हैं, मतलब ब्रेन पे काम नहीं करते हैं, तो वो अच्छी बात है। तो ये पेरिफेरली ही इस डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है। उससे जो एल डोपा है वो आपके डोपामिन में कन्वर्ट्स नहीं होता है, और मैक्सिमम फ्रैक्शन पे, मैक्सिमम अमाउंट पे जो आपके एल डोपा है वो पहुंचता है ब्रेन पे और अपना इफेक्ट को अच्छी तरीके से इम्प्रूव करता है। इसलिए हम हमेशा कार्बिडोपा या आपके जो पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, आपके बेंसिराज़ाइड या फिर कार्बिडोपा, वो हम यूज़ करते हैं। तो क्या उसके बेनिफिट्स हैं? एक जो एक तरीके से जो डोज रिक्वायरमेंट हैं वो कम लग जाएगा एल डोपा का। सेकेंडली जो T12 है प्रोलॉन्गेशन हो जाएगा, और उसका जो पेरिफेरल डोपामिन का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, उससे जो पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स हैं वो आपके कम आएंगे। ठीक है, कार्डियो साइड इफेक्ट्स, टेकिकार्डिया वगैरह, ठीक है, वोमिटिंग वगैरह जो हैं वो भी कम आएंगे, तो इसलिए हम इसको देते हैं। उसके अलावा जो ब्रेन के अंदर में एक सस्टेन अमाउंट पे डोपामिन लेवल जो है वो बनते रहेगा। ठीक है, इसलिए जो ऑन ऑफ मैकेनिज्म है ब्रेन के अंदर में वो भी नहीं होगा, तो ये उसके फ़ायदे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को ये कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कि बात करें आपके पोस्चरल हाइपोटेंशन की, तो पोस्चरल हाइपोटेंशन आपके सेंट्रली एक्टिंग होता है, हम आगे बात करेंगे, वो इफेक्ट नहीं होगा। जो मोटर बिहेवियर इन फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, जो साइकोसिस इफेक्ट है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि साइकोसिस के अंदर में डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, D2 का एक्टिविटी बढ़ जाता है, पार्किंसन जस्ट अपोजिट इसमें कम हो जाता है। तो अगर हम एल डोपा हाई डोज पे देते रहें प्रोलॉन्ग समय पे, तो एक तरीके से ये आपके D2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते जाएंगे हाईली अमाउंट पे, और आपको साइकोसिस इफेक्ट मिलेगा। तो कुछ फ़ायदे हैं, मतलब कुछ फ़ायदे ही हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ों पे वो कंट्रोल नहीं करता। तो इसको आप KD त्रिपाठी से देखिए, उसमें अलग से पॉइंट वाइज लिखा गया है, जो हमने एक्सप्लेन किया उसको आपको लिखना है, क्वेश्चन आएगा तो वाई लेवोडोपा इज गिवन अलॉन्ग विद द कार्बिडोपा, तो उसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब आते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ द एल डोपा, क्योंकि एल डोपा से क्वेश्चंस आते हैं। तो एल डोपा बेसिकली आपके सीनस रीजन पे काम करते हैं मेनली, जो कि थेरेपेटिक बेनिफिट के लिए हैं। तो सीनस रीजन पे आपके एक तरीके से इस तरीके से जो मोड ऑफ एक्शन है उस वे पे आपके डोपामिन रिसेप्टर्स डोपामिन लेवल को बढ़ाता है आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स पे। ठीक है, और वो D2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और आपको एंटी पार्किंसन इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस सिम्टोमेटिक पार्किंसन की जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करता है, जिसमें आपकी जो हाइपोकाइनेसिया है, रिजिडिटी है, वो फर्स्ट रिजॉल्व होगा, देन आपके
ट्रिमर भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो जो कि मेन आपके सिम्टम्स हैं पार्किंसन के। उसके अलावा जो पार्किंसन के सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि बात करें हम लोग पोस्चर की, गैट की, राइटिंग डिस्टर्बेंस की, स्पीच डिस्टर्बेंस की, फेशियल एक्सप्रेशन की, और बहुत सारे जो डिस्टर्ब होते हैं आपके मोटर फंक्शंस, वो भी आपके धीरे धीरे ग्रेजुअली नॉर्मलाइज होंगे आपके पार्किंसन डिसीज़ के कंडीशंस में, अगर हम एल डोपा यूज़ करते हैं तो। ठीक है, बात करें बिहेवियरल इफेक्ट की, तो बिहेवियरल इफेक्ट भी शो करेगा क्योंकि डोपामिन का यूज़ है बिहेवियरल इफेक्ट में। तो ये आपके जनरल अलर्ट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं और प्रोग्रेसिवली ये आपके एक्साइटमेंट कॉज कर सकते हैं और फ्रैंक साइकोसिस भी कॉज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये D2 लेवल को बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली आपको साइकोसिस इफेक्ट मिलेगा। एंड इट आल्सो एम्बैरेसिंगली डिसप्रोपोर्शनेट द सेक्सुअल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है। और आपके जो एल डोपा है, एल डोपा हैज़ बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस ए नॉन स्पेसिफिक अवेकिंग इफेक्ट इन द हेपेटिक कोमा। हेपेटिक कोमा के दौरान आपको अवेकिंग करने के लिए हम लोग नॉन स्पेसिफिकली दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इफेक्ट ऑन CVS। तो CVS में से हम बात कर चुके हैं कि डोपामिन किस तरीके से काम करता है। जो डोपामिन है आपके सिंपैथेटिक सिस्टम का ही पार्ट है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में आपके एनर्जिक, नॉन एनर्जिक सिस्टम होते हैं। तो अल्टीमेटली ये भी आपके बीटा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं आपके मायोकार्डियल टिश्यूज़ पे, हार्ट पे। उससे आपका कार्डियक स्टिमुलेट हो जाएगा, हार्ट की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली हार्ट रेट इंक्रीज होगी, जिसको बोलते हैं हम लोग टेकीकार्डिया। ठीक है, इस टर्म्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट आप 5th सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में CHF में। ठीक है, क्या उनके बेसिक रोल हैं। सेकेंडली आपके ये क्योंकि स्टिमुलेट हो रहे हैं तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल पावर है आपके मसल्स की, वो भी स्ट्रेंथन होगी, फोर्सफुली होगा। तो ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को भी इन्हेंस करेगा, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, कंडक्शन इंप्रूव होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डोनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, उसके अलावा बात करें, ये पोस्चरल हाइपोटेंशन करता है। ये आपके वेसल्स के जो एनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उसको एक्टिवेट तो करता है, बट हाइपरटेंशन कॉज नहीं करता है, सीन नहीं देखा गया है। लेकिन ये सेंट्रली ये आपके पोस्चरल हाइपोटेंशन करता है। सेंट्रली ये आपके डोपामिन का लेवल आपके ब्रेन के अंदर में बढ़ने से आपके डोपामिन या फिर नॉरएड्रेनालिन का जो आउटफ्लो है पेरिफेरली, वो कम हो जाता है। उससे अल्टीमेटली आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी पेशेंट एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग ले रहे हैं उस पर आपको हाइपोटेंशन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के अंदर में इस ड्रग को प्रीफर नहीं करते हैं, खासकर जिनको अरिथमिया ऑलरेडी है, एंजाइना ऑलरेडी है। उसके अलावा ये जो रिस्पॉन्स हैं वो ग्रेजुअली टॉलरेंस प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स प्रोलॉन्ग समय पे ये जो इफेक्ट हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इनके लिए डोज की रिक्वायरमेंट हाई होगी। तो ये बेसिक इफेक्ट है आपके CNS पे और CVS पे। अब आते हैं कुछ अदर इफेक्ट पे। इसमें आपका CTZ, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये इसको एक्टिवेट करके, क्योंकि आपके CTZ सेंटर्स पे D2 रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्टिवेट होने से आपको वोमिटिंग या नोजिया इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए हम पेरिफेरली जो D2 ब्लॉकर हैं, डोमपेरिडोन, वो हम यूज़ करते हैं एज ए एंटीएमेटिक ड्रग, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। आप हमेशा लेते भी होंगे, राजोडी वगैरह आते हैं, जिसमें रेप्राजोल प्लस डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं आपके एंटी गैस्ट्रिक के लिए, एंटीएमेटिक के लिए। ठीक है, बात करें हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की, तो आपको पता ही होगा कि डोपामिन का जो रोल है वो आपके प्रोलैक्टिन रिलीज में भी है। डोपामिन एक तरीके से D2 जो है आपका, D2 रिसेप्टर्स जो हैं, आपको पता होगा, डोपामिन थ्योरी पढ़ चुके होंगे। तो डोपामिन के मेनली 5 रिसेप्टर्स होते हैं, D1, D2, D3, D4, D5। तो D24 अलग होते हैं और D135 अलग होते हैं। तो जो D1 लाइक रिसेप्टर्स हैं वो एक्सटेटरी हैं, वो GSPCR के थ्रू काम करते हैं, जबकि D2 फैमिली जो हैं वो आपके इनहिबिटरी हैं। तो D2 जो का रिसेप्टर्स जो हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे होते हैं और डोपामिन का इनका जो रोल है वो इनहिबिटरी होता है। तो अल्टीमेटली पिट्यूटरी जो ग्लैंड में जो प्रोलैक्टिन रिलीज के रिस्पॉन्सिबल एरिया है उसको ये कंट्रोल करके रखते हैं ताकि प्रोलैक्टिन रिलीज कम कर सके। तो डोपामिन प्रोलैक्टिन रिलीज को कम करता है। ठीक है, जबकि जो D2 ब्लॉकर्स हैं, ब्लॉक होने से प्रोटीन रिलीज बढ़ाता है, जैसे कि मैं देखा था न्यूरोलेप्टिक्स पे। तो न्यूरोलेप्टिक्स से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करता है, रिलीज को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपके प्रोटीन रिलीज इनहिबिट होंगे क्योंकि D2 एक्टिवेट होंगे। क्लियर है? जस्ट अपोजिट इसमें आपके GH रिलीज को इंक्रीज करता है, लेकिन इतना ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट इसमें देखने को नहीं मिलता। तो ये बेसिक आपके इफेक्ट हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। अब आते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के ऊपर। तो इसको हम ओरली लेते हैं, ओरली लेने के बाद का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत रैपिड होता है, नो डाउट, लेकिन
इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। ये जो आपका एब्जॉर्प्शन है आपके इंटेस्टाइन में आपके एल डोपा का, क्योंकि एल डोपा एक तरीके से प्रिकर्सर्स हैं, इम्यूनो एसिड जैसे प्रिकर्सर्स हैं, तो ये एक तरीके से ये इम्यूनो एसिड ट्रांसपोर्टर या एक जिसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स भी बोलते हैं, जो कि एक्टिवली काम करता है, एटीपी के डिपेंडेंट होते हैं, तो उसके थ्रू ये आपके पहुँचते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। अब जो बायोअवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करता है आपके गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम पे। गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम अगर स्लो होगा, बहुत लेट होगा, तो आपके जो जीआई मुकेसा पे जो आपके एंजाइम्स हैं डोपा डिकार्बोक्सिलेज वो एक्टिवेट होंगे और वो काम करेंगे, तो डोपामिन का जो कंसंट्रेशन है वो वही बन जाएगा पेरिफेरली, तो अल्टीमेटली जो मेन गोल है वो नहीं आ पाएगा। इसके अलावा जो एमिनो एसिड डाइट की बात करें कर लेंगे, तो एमिनो एसिड भी आपके एल डोपा भी आपके सेम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, तो अल्टीमेटली एमिनो एसिड डाइट आपके एब्जॉर्प्शन को कम करता है, उससे बायोअवेलेबिलिटी भी कम हो सकती है। जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ही हाईली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 95% ड्रग्स जो हैं आपके इजीली मेटाबॉलाइज्ड हो जाते हैं आपके लीवर में जो प्रेजेंस डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है या फिर आपके जीआई म्यूकोसा पे। उसके अलावा ये फिर जो हैं बाकी जो बचे ड्रग हैं वो आपके ब्लड बैरियर को क्रॉस करते हैं थ्रू द सेम ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट इन द ब्रेन कैपिलरीज लाइक एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जो कि एक्टिवली काम करते हैं। और इसका जो टी हाफ है अप्रोक्सीमेटली होता है 1 to 2 आवर एंड स्किट थ्रू द यूरिन थ्रू आफ्टर द कॉन्जुगेशन। ये इसकी बेसिक कांटेक्ट प्रोफाइल है, ठीक है। अब आते हैं इसके एडीआर पे, तो एडीआर ड्यूरिंग द इनिशियल थेरेपी करेंगे तो उस समय जो पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स हैं हमने ऑलरेडी कहा कि आपका नोजिया, वोमिटिंग, पोस्चरल हाइपोटेंशन, डिजीनेस, अरिथमिया, एंजाइना, अलर्ट टेस्ट वगैरह आ सकते हैं, इसलिए इनिशियली हम डोज को कम रखते हैं। अब बात करें प्रोलॉन्ग थेरेपी पे, हम लॉन्ग टर्म यूज़ करने वाले हैं, तो धीरे धीरे डोज इसको बढ़ाएंगे क्योंकि इसके लिए जो है आपके टॉलरेंस क्रिएट होते जाएगा। फिर ये एब्नॉर्मल मूवमेंट, मोटर डिस्फंक्शन, डिस्काइनेसिया, बिहेवियरल इफेक्ट लाइक साइकोसिस एंड अफेक्ट द मोटर फंक्शन कर सकता है लॉन्ग टर्म पे, जो कि ये जो इफेक्ट हैं वो डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर से कंट्रोल नहीं होते हैं। इसके अलावा आपके पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कंट्रोल नहीं होते हैं, ठीक है। बात है कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो किसमें नहीं देंगे, जिनको ऑलरेडी हाइपोटेंशन पेशेंट है, जिनको इस्केमिक हार्ट डिसीज़ है, जिनको एंजाइना है, जिनको साइकोटिक बिहेवियर अटैक आते हैं, जिनका हेपेटिक रीनल डिसीज़ ऑलरेडी है, उनको हम कॉन्ट्राइंडिकेशन है हम नहीं यूज़ करते हैं। बात करें ड्रग इंट्रैक्शन की, तो जो पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन एक तरीके से आपके डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को का इन्हेंसर है, प्रोडक्शन इन्हेंसर है, तो अल्टीमेटली ये जो है अगर हम साथ में देंगे, अगर ये रहेगा आपकी बॉडी में, तो आपके थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा नहीं। मैक्सिमम क्या 99% जो ड्रग हैं वो आपके मेटाबॉलाइज्ड हो जाएंगे पेरिफेरली ही, ठीक। लेकिन अगर हम कार्बिडोपा के साथ में देते हैं तो पायरिडॉक्सिन का इफेक्ट जो कम करता है लीवोडोपा के वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कार्बिडोपा है वो ऑलरेडी डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को ब्लॉक करके रखेगा, तो चाहे प्रोडक्शन कितना भी हो उसको ब्लॉक कर देगा और आपके लीवोडोपा का इफेक्ट को फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा, ठीक है। सेम जो ड्रग है न्यूरोलेप्टिक्स, जिसमें फेमिथाजिन्स वगैरह आते हैं, हेलोपेट्रोल आते हैं, जो कि D2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं, सेंट्रली एक्टिंग D2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं, तो वो एक तरीके से इसके अपोजिट इफेक्ट करेंगे, दे रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एल डोपा, क्योंकि एल डोपा D2 एगोनिस्ट हैं और न्यूरोलेप्टिक्स D2 एंटागोनिस्ट हैं सेंट्रली, ठीक है। सेम नेक्स्ट है आपका नॉन सेलेक्टिव MAO इनहिबिटर्स। नॉन सेलेक्टिव जो ड्रग हैं वो एक तरीके से हाइपरटेंसिव क्राइसिस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से जो मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देंगे आपके डोपामिन का, नॉरएड्रेनालिन का आपके पेरिफेरली, उससे आपको मार्क्ड सिम्पथेटिक एक्शन देखने को मिल सकता है। फिर है आपका एंटी हाइपरटेंसिव, जो ड्रग हम ले रहे हैं तो वो भी ब्लड प्रेशर को कम करेगा, तो उससे अल्टीमेटली पोस्चरल हाइपोटेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी कॉज करता है पोस्चरल हाइपोटेंशन। जो यूज़ है हम इसका यूज़ करते हैं एंटी पार्किंसन डिसीज़ में। So these are the basic pharmacology of the L-dopa or levodopa, and we also explain the why we use the levodopa along with the carbidopa, क्योंकि ये आपके मेन क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसको आप जरूर पढ़िए, ठीक है। So if you want to know this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.